नमस्कार, मैं मोहम्मद इरफान। दोस्तों, आपने मुझे बहुत प्यार और मान सम्मान दिया है और मुझे पहले अपनी बात रखने के लिए, अपने लोगों की बात रखने के लिए। भरपेट खा लेना ही जीवन नहीं है। मोहम्मद इरफान ने भारत से सुनने को कहा। इरफान की वो कहानी जो नहीं बताई गई, जानिए स्पेशल रिपोर्ट में। You are watching Delhi News. द ललन टॉक के पत्रकार रजत पांडे 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की कवरेज करने पहुंचे थे। तभी नीली टी शर्ट पहने एक युवक उनके कैमरे के सामने आ गया। वो ना तो कोई छात्र नेता था और ना ही आयोजकों का कोई प्रतिनिधि। वो मोहम्मद इरफान था, जो 35 साल का दिहाड़ी मजदूर था और अपने जैसे मजदूरों के संघर्षों के बारे में बात करने आया था। इसके बाद एक ऐसी बातचीत हुई जो जल्द ही पूरे देश में वायरल हो गई। इरफान ने गरीबी, शिक्षा, न्यूनतम मजदूरी और रोजमर्रा की जिंदगी में झेलने वाले अपमान के बारे में बहुत साफ गोई और जज्बे के साथ बात की। उसने झुग्गी बस्ती में पले बढ़े होने और एक मजदूर के तौर पर परिवार का पेट पालने के अपने कठिन संघर्षों का जिक्र किया। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा, उसकी बातें और उसकी कहानी पूरे देश में जानी पहचानी हो गई। एक फॉलोअप वीडियो रिपोर्ट में पांडे ने बताया कि कैसे वे विरोध प्रदर्शन के दौरान 35 साल के इरफान से मिले, जो भारत में मजदूरों की समस्याओं को उठाना चाहते थे। उन्होंने बताया कि वे इरफान की उस काबिलियत से कितने प्रभावित हुए जिससे वो तुरंत ही देश में अपनी और हर मजदूर की मुश्किलों को बयां कर सकते थे। सावदा घेवरा की झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास कॉलोनी, जहां इरफान अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ रहते हैं, राजधानी के हलचल भरे मुख्य इलाके से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनका बचपन लक्ष्मीनगर के पास एक झुग्गी इलाके में बीता, जहां से उन्हें लगभग 15 साल पहले जेजे कॉलोनी में बसाया गया था। जो सड़क किनारे बर्फ के टुकड़े बेचकर और दिहाड़ी कमाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। इरफान, जिनकी औपचारिक शिक्षा सिर्फ आंगनबाड़ी तक ही सीमित रही और जो ना तो पढ़ सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, उन्होंने कई मीडिया इंटरव्यू में संविधान की प्रस्तावना सुनाई। साथ ही उन्होंने हिंदी, उर्दू शायरी से लेकर न्यूनतम मजदूरी और लोकतांत्रिक जवाबदेही जैसे विषयों पर भी गहरी समझ के साथ बात की। जब उनसे पूछा गया कि बिना स्कूल गए उन्होंने प्रस्तावना कैसे याद की, तो इरफान ने बताया कि वे इंटरनेट से सीखते हैं। वे अपने फोन पर वॉइस सर्च फीचर का इस्तेमाल करते हैं, एआई से मिलने वाले जवाब सुनते हैं और अगर कोई बात साफ नहीं होती तो वे तब तक बार बार पूछते हैं जब तक उन्हें तसल्ली ना हो जाए। द ललन टॉक के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पत्रकारों को अपनी सर्च हिस्ट्री भी दिखाई, जिसमें जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी वॉइस सर्च शामिल थी। भारत में शिक्षा व्यवस्था तक पहुंच न होने के बारे में बात करते हुए उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि हालांकि बेहतर जिंदगी के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे अक्सर अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जैसे टेक्निकल संस्थान, जो असल में कम आय वाले वर्गों को हुनर सिखाने के लिए बनाए गए थे, उनका फायदा ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार ही उठा पाते हैं, जिससे गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं। मुख्यधारा के मंचों पर शायद ही कभी चर्चा की जाने वाली मजदूरों की दुर्दशा पर रोशनी डालते हुए 35 वर्षीय इरफान ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से लगभग 1/3 दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की होती हैं, जिसकी वजह आर्थिक तंगी और मानसिक परेशानी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में तय न्यूनतम वेतन लगभग 18,000 रुपए प्रति माह है। फिर भी ज्यादातर मजदूर दिन में 10-11 घंटे काम करते हैं और उन्हें केवल 13 से 14,000 रुपए ही मिलते हैं। इंटरव्यू में इरफान ने कहा था, भरपेट खाना खा लेना ही जीवन नहीं है। ये बात लोगों की दिलों को छू गई, क्योंकि इससे पता चलता है कि इंसानी जिंदगी के लिए सिर्फ बुनियादी तौर पर जिंदा रहने से कहीं ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। छात्रों के अधिकारों के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उनकी बातों ने एक व्यापक असर डाला और भारत के कामकाजी वर्ग के संघर्षों और असमान अर्थव्यवस्था के बोझ को उजागर किया, जो उन्हें सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने पर मजबूर करती है। इंटरव्यू के बाद कई मीडिया संस्थानों ने सावदा जेजे कॉलोनी में उनके घर का दौरा किया, जहां उन्हें एक ऐसा कमरा मिला जिसकी छत ठीक नहीं थी। इसके बजाय अंदर रहने वाले 5 लोगों को बचाने के लिए सिर के ऊपर तिरपाल की शीट तानी गई थी। इरफान ने ऑल्ट न्यूज को बताया कि जब तक झुग्गी बस्ती में रहने वालों का दर्द अपनी आंखों से ना देखा जाए, तब तक उसे महसूस करना नामुमकिन है। उन्होंने आगे कहा कि उनका मानना है कि कई तरह की व्यवस्थागत समस्याएं हैं जो उनके जैसे लाखों लोगों को निराशा की ओर धकेलती हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा का कोई मौका ना होने और सम्मानजनक रोजगार पाने का कोई प्रोत्साहन न मिलने के कारण मेरे जैसे गरीब झुग्गी बस्ती वाले लोग स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के उन समान मानकों तक पहुंच से व्यवस्थित रूप से वंचित कर दिए जाते हैं, जिनका वादा सभी भारतीयों से संवैधानिक रूप से किया गया है। साथ ही उन्होंने ये सवाल भी उठाया, हम कैसे भारत की कल्पना कर रहे हैं। वायरल इंटरव्यू के बाद उन्हें जो मीडिया अटेंशन मिला, वो उनकी इस बात को देखते हुए कुछ भी नहीं लगा। मोहम्मद इरफान आपको भारत की गलियों में लाखों मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि समस्या एक आदमी के संघर्ष से कहीं बड़ी है। इरफान ने देश में मजदूरों की बुरी हालत बताने के लिए अपने इलाके का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि देश के सभी हिस्सों से आए प्रवासी मजदूर उस पुनर्वास कॉलोनी में
रहते हैं जहां वो रहते हैं। उन्हें रोजाना दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में गुजारा करने के लिए जाना पड़ता है, जो मुश्किल से उनका गुजारा करने के लिए काफ़ी होता है। एक इज्जतदार जिंदगी तो दूर की बात है, देश भर के मजदूर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर हो, किसान हो, इंडस्ट्रियल मजदूर हो या रोजाना कमाने वाले हो, उनके हिसाब से सभी एक ही सच्चाई से जूझ रहे हैं। उन्होंने ऑल्ट न्यूज़ को बताया कि उनकी झुग्गी में रहने वाला लगभग हर परिवार नशे की लत से जूझ रहा है। उन्होंने कहा, नशा नारे से नहीं जाएगा, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर नशा मुक्त भारत का जो नारा लिखते हैं उससे नहीं जाएगा, ज़मीन पर आपको उस तरीके की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मजदूरों की मांगे, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि सालों के जुल्म की वजह से नजर नहीं आ रही है, संवैधानिक गारंटी है। उन्होंने पूछा, क्या वो इस देश के जो अमीर है उसकी हिस्सेदारी में नहीं आते? क्या वो उम्मीद नहीं रखते कि सरकार उनको बेहतर जीवन दे? इरफान पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से विरोध और प्रदर्शनों में एक्टिव रहे हैं। उन्होंने ऑल्ट न्यूज़ को बताया कि उन्होंने 2011 के एंटी करप्शन आंदोलन, NRC CAA विरोध, सितंबर 2020 में किसान आंदोलन, 2023 में महिला पहलवानों के विरोध, साथ ही सरकार की जवाबदेही और मानवाधिकारों के लिए दबाव डालने वाली कई दूसरी सभाओं में हिस्सा लिया था। इरफान ने दोहराया कि उनका एकमात्र मकसद उनके जैसे गरीब लोगों के रहने की स्थिति को बेहतर बनाना है, जो सरकार की बेपरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। मैं किसी सरकार या व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं अन्य का विरोधी हूँ, हिंसक सोच का विरोधी हूँ, मैं सांप्रदायिकता की राजनीति का विरोधी हूँ, मैं इंसान से इंसान को भेदने वाली हर बात और सोच का विरोध करता हूँ जो मानवता के लिए खतरा है। जंतर मंतर पर हुए हंगामे के बाद जुलाई के आखिरी हफ्ते में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में इरफान और उनके परिवार से मुलाकात की। इसके बाद गांधी ने इंस्टाग्राम पर इरफान के साथ तस्वीरें शेयर की और लिखा, दिल्ली के एक मोहल्ले के रहने वाले युवा इरफान से मिला, जिनकी सोच उनके हालात से कहीं आगे है। संविधान के बारे में उनकी समझ, देश के प्रति उनका नजरिया और सीखने की उनकी इच्छा ये बताती है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसके युवाओं में है। इरफान जैसे लाखों युवा देश की असली उम्मीद है, जो जिज्ञासु और संवेदनशील है और अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक है। इरफान के मुताबिक राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से भी उनकी फोन पर बातचीत करवाई। सत्ता से सवाल पूछने के पक्के इरादे के साथ ऑल्ट न्यूज़ से बात करते हुए इरफान ने 27 जुलाई को गांधी के साथ हुई अपनी मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस नेता से कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आती है और ये समस्याएं बनी रहती हैं तो इरफान को सड़कों पर उतरकर फिर से विरोध करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। सीनियर पत्रकार अजीत अंजुम ने भी इरफान के घर का दौरा किया और दिखाया कि वो अपने परिवार के साथ कितनी मुश्किल हालत में रहते हैं। उन्होंने इरफान को अपने निजी अनुभवों, पड़ोसियों के संघर्षों और मजदूरों की बड़ी लड़ाई को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मंच दिया। हालांकि अंजुम सिर्फ कवरेज तक ही सीमित नहीं रहे, उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इरफान का एक यूट्यूब चैनल मेन इरफान शुरू करने में मदद की। चूंकि इरफान की कहानी ने देश का ध्यान खींचा था, इसलिए अंजुम ने इसे एक ऐसे जरिए के तौर पर देखा जिससे इरफान आगे चलकर अपने जीवन और उसकी चुनौतियों के बारे में वीडियो बनाकर अपने परिवार का गुजारा कर सके। इसके अलावा अंजुम ने मिलाप पर इरफान के लिए 10 लाख रुपए के लक्ष्य के साथ एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू किया, जो बहुत कम समय में पूरा हो गया। पेज पर अपनी अपील में इरफान ने अपने परिवार के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने अपने 2 भाइयों और 2 बहनों का जिक्र किया और बताया कि उनकी एक बहन रोजाना सिर्फ 400 रुपए कमाती है। उनकी मुख्य चिंता अपनी बहनों की शादी के लिए पैसे जुटाना और अपने व अपने परिवार के लिए गुजारे का एक पक्का जरिया बनाना थी। इरफान के यूट्यूब चैनल की ग्रोथ भी जबरदस्त रही। लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों के भीतर इसके लगभग 26,000 सब्सक्राइबर हो गए और अगली सुबह तक ये संख्या 70,000 को पार कर गई। हालांकि लॉन्च के 1 दिन बाद ही यूट्यूब ने चैनल को सस्पेंड कर दिया, जिससे दर्शकों में नाराजगी फैल गई। लोगों ने यूट्यूब इंडिया की टीम को टैग किया और जनता के समर्थन से बने चैनल, जिसने रातों रात हजारों सब्सक्राइबर हासिल किए थे, उसको सस्पेंड करने की निंदा की और उसे बहाल करने की मांग की। हालांकि यूट्यूब ने इस मामले की पुष्टि या खंडन करते हुए कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद चैनल को बहाल कर दिया गया। फिलहाल चैनल के लगभग 1,40,000 सब्सक्राइबर और 11 वीडियो हैं। अपने वीडियो के जरिए इरफान न सिर्फ अपनी चुनौतियों और भारत में दिहाड़ी मजदूरों के संघर्षों को सामने लाते हैं, बल्कि अपने छोटे से मोहल्ले के लोगों की खास चुनौतियों को भी दिखाते हैं। ये लोग अब इस उम्मीद से एकजुट हैं कि सत्ता में बैठे लोग हाशिए पर रहने वालों की आवाज सुनेंगे। ऑल्ट न्यूज़ के साथ बातचीत खत्म करते हुए इरफान ने भारतीय कवि आदम गुंडवी की इन पंक्तियों का जिक्र किया, आइए महसूस करिए जिंदगी की तपिश को, मैं ले चलूं आपको गरीबों की गलियों तक। ये थी इरफान की पूरी कहानी, जिसे ऑल्ट न्यूज़ ने जिम्मेदारों ने बहुत मेहनत से जमा किया है और गली न्यूज़ की टीम आप तक पहुंचा रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।